हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 हिंदी की का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ पढ़ रहे हैं। लाख एक पदार्थ होता है जो गर्म करने पर पिघल जाता है और ठंडा होने पर वो सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो उससे चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं और उसी से संबंधित उस लाख से बनने वाली चूड़ियों से संबंधित एक पाठ आपके इस कोर्स में है। आइए पढ़ते हैं कि पाठ के अंदर क्या है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। यानी कि लाख के पदार्थ से गोलियां, जो आप कंचे टाइप में आप देखते हैं वैसी ही वो गोलियां बनाकर लेखक को दे देता था। ये जो कहानी है वो आत्मकथात्मक शैली में है। इसमें जो मुझे कह रहा है वो स्वयं लेखक है। तो कह रहा है कि मुझे बदलू अच्छा लगता था क्योंकि लेखक तब बच्चे थे और उन्हें वो लाख से बनी हुई जो गोलियां थीं वो अच्छी लगती थी। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यानी कि बदलू उन्हें रोज़ नई नई लाख की गोलियां बनाकर देता था, अलग अलग तरह की रंग बिरंगी गोलियां जो उनको लेखक को बचपन में काफ़ी आकर्षित करती थीं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो स्वाभाविक रूप से गांव के बच्चे उनको बदलू काका कहकर बुलाते थे, तो लेखक भी स्वाभाविक रूप से उन्हें क्या कहते थे, बदलू काका ही कहकर पुकारने लगे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, चबूतरा था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वो लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दे देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती। मुंगेरियाँ एक लकड़ी का एक औजार होता है जिसे ठोकने पीटने के काम में लाया जाता है। तो बेलन के आकार की मुंगेरियाँ उसके पास में रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वह उन पर रंग करता। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया क्या होती है? एक चौकोर सी छोटी सी खाट होती है और जिसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं होती है। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वो बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। यानी कि वह चूड़ियाँ किस तरह की लग रही हैं वह उसे बेलन पे चढ़ाने के बाद निहारता रहता। बदलू मनिहार था। मनिहार किसे कहा जाता है? वो जो चूड़ियाँ बनाते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा मतलब उसके पूर्वजों के द्वारा भी इसी चूड़ियाँ बनाने का कार्य किया जाता था और वही कार्य अब बबलू कर रहा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बिकती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। यानी कि उसका पेशा क्या था? वो मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पेशा था। तो वह चूड़ियाँ बनाता था और अन्य लोगों को देता था और उनसे उनके बदले में वह क्या ले लेता था? अनाज आदि ले लेता था।
बदलू स्वभाव से ही बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था, यानी कि अपना जितना भी घाटा हुआ रहता था वो सब उनसे ले लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी कि उसको मनाना बहुत मुश्किल हो गया था। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी के बाद या बहुत कोशिश करने के बाद उसे मना पाए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिल जाते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। यानी कि जब विवाह के जोड़े के लिए वह अपनी चूड़ियाँ देता था तो उसके बदले में वह अपनी घरवाली के लिए कपड़े और घर के लिए अनाज और अपने लिए पगड़ी और साथ में पैसे, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उसको उस एक शादी के जोड़े की जो चूड़ियाँ होती थी उसके बदले मिल जाया करता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो जब लेखक उनके सामने ये बात रखते कि शहरों में लोग कांच की ही चूड़ियाँ पहनते हैं और इस बात से जो बदलू था, जो कांच की चूड़ियों से चिढ़ा करता था, वह बताता कि शहर और गांव में काफ़ी अंतर होता है और वह यहाँ पर एक तरह का व्यंग कर रहा है शहरी महिलाओं के ऊपर कि उनकी कलाइयाँ इतनी नाजुक होती हैं कि लाख की भारी चूड़ियों को वह उठा भी नहीं सकती हैं, इसीलिए शायद वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही मेरे लिए वह 1-2 गोलियां बना देता था। यानी कि लेखक बता रहे हैं कि उनके बदलू के पास जाने के कई सारे कारण थे, क्योंकि वह उसे लला कहकर बुलाते थे, अपनत्व दिखाते थे, साथ में उसके साथ घंटों बातें किया करते थे और उसके साथ गाय के दूध से मलाई बनाकर उसके लिए रखते थे और आम के फसल में उसे आम भी खिलाते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा रुचि जो थी लेखक की, वह उन लाख की बनी हुई गोलियों में थी जो बदलू उन्हें बनाकर दे देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि जो बचपन होता है उसी में ज़्यादातर क्या रहती है, बच्चों की छोटी रंग बिरंगी गोलियों में रुचि होती है। तो लेखक कह रहे हैं कि काफ़ी वर्ष से पिता का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में होने के कारण, शहर से दूर चले जाने के कारण, जब वो काफ़ी समय तक नहीं अपने मामा के घर जा पाए और बदलू से नहीं मिल पाए, लेकिन जब वो गए तो तब भी उनकी रुचि क्या थी, उन गोलियों के प्रति नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। तो लेखक कह रहे हैं मैं काफ़ी समय बाद जब गांव में गया तो भी मुझे बदलू की याद भी नहीं आई। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं।
विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं बदलू के बारे में मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से मुझे ध्यान आया। वो किस कारण? जब एक लड़की उस आंगन में फिसल कर गिरी और जो कांच की चूड़ी टूटने से उसके हाथ में घाव हो गया, तब उन्हें ध्यान आया कि वो यहाँ पर एक बदलू नाम का एक मनिहार है जो यहाँ लाख की चूड़ियाँ बनाए करते थे। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए हो। यानी कि कुछ देर शांत रहने के बाद जब उन्होंने अपनी स्मृति पर जोर डाला तो उन्हें वो उसे पहचान गए और उन्होंने उसका स्वागत किया। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। यानी कि जो बदलू थे उन्होंने अपना तर्क रखा। वे भी शायद इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि जो कांच की चूड़ियाँ जो होती हैं वो सुंदर होती हैं, और मशीनी युग आने के कारण उन्हीं का प्रचलन बढ़ गया है और लोग उनकी लाख की चूड़ियों को अब पसंद नहीं कर रहे हैं। वे इस बात को स्वीकार कर चुके थे, लेकिन लेखक ने फिर भी कहा कि कांच खतरनाक होता है और बड़ी जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा एक श्वास की बीमारी होती है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर, उसके माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली। कौन सी शंका? कि जब वह खांस रहा था तो लेखक को यह ऐसा लगा कि कहीं उसे दमा की बीमारी तो नहीं है, श्वास की बीमारी तो नहीं है, और इस शंका को उसने भांप लिया और उसने उत्तर दिया, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, जो फसल के दौरान वातावरण में धूल कंकड़ उड़ने के कारण हो जाती है। यही 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस है, इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, ये एक तरह का व्यंग है। यहाँ पर हाथ काटना मुहावरे का अर्थ यह है कि जो लोगों की जो कला है, जो जिसके कारण मशीनों से इतर लोग अपने हाथों की कला दिखाकर कार्य कर सकते हैं, वो कार्य अब नहीं हो पा रहे हैं। उसी अर्थ में कहा गया है यहाँ पे, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे लज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब मतलब उनकी ओर देखकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। क्योंकि जब लेखक पहले उनके पास में आया करते थे तो आम के सीज़न में तो बदलू उनको
आम खिलाया करता था, मलाई खिलाया करता था, लाख की गोलियां बना कर देता था। तो उनको ऐसा लगा, जब लेखक ने पूछा कि आपकी आम की फसल कैसी है, तो उनको लगा कि लेखक को उन्हें आम खिलाने चाहिए, और वह माफ़ी मांगते हुए बोले कि मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, काका आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। लेखक ने गाय के बारे में जिक्र किया। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ी। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत का अर्थ होता है एक समय में खा जाता था, एक टाइम में खा जाता था। तो यहाँ पर फिर लेखक ने व्यंग्य किया है कि शहरी लोगों की जो खाने की क्षमता होती है वो क्या होती है, ग्रामीण लोगों से कम होती है। ये व्यंग्य यहाँ पर लेखक ने किया है। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली क्या होती है, हमारे दोनों हाथ मिलाकर जब हम क्या बना लेते हैं, एक पात्र का आकार का बना लेते हैं, तो उसे बोलते हैं अंजुली। तो अंजुली में लेकर, यानी कि दोनों को हाथों को मिलाकर उसके ऊपर आम रखकर लेखक की ओर रज्जो ने बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, मतलब शोभायमान हो रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, इस चीज़ को बदलू ने समझ लिया और बोल पड़ा। यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। जैसा कि हमने कहानी के अंदर पहले भी पढ़ा था, जो बदलू था वह भले ही साल भर चूड़ियाँ मुफ्त में दे दे, लेकिन शादी के समय पर वह चूड़ियाँ अपने मनमाने दामों पर ही देता था। यही उसने इस जोड़े के लिए किया। उसने जमींदार साहब से शायद ज़्यादा रकम की मांग की होगी, लेकिन वह केवल 10 आने पैसे देने के लिए तैयार हुए थे, जिस पर बदलू ने अपना बनाया हुआ जोड़ा देने से इनकार कर दिया और उनसे कहा कि आप शहर से कांच की चूड़ियाँ ला सकते हैं। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। इसका तात्पर्य ये है कि बदलू हार चुका था। किस चीज़ से हार चुका था? मशीनी युग के कारण जो उसकी जो चूड़ियाँ थी वो अब कम पसंद की जाने लगी थी और वह मशीनी युग के सामने हार चुका था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। कैसे नहीं हार मानी? यानी कि वह जिस तरह से स्वाभिमान के साथ में अपनी चूड़ियों को देता था, उस स्वाभिमान को उसने आज भी बनाकर रखा और कम दाम पर अपनी चूड़ियाँ नहीं बेची, भले ही उसके बाद उसकी चूड़ियाँ गांव के अंदर नहीं खरीदी गई। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियाँ जैसा न था कि आसानी से टूट जाए, यानी कि उसका व्यक्तित्व अडिग बना रहा। तो ये हमने कहानी पढ़ी। हम अगली बार इसके अभ्यास प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और अगर लेक्चर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए। ओके, आपका दिन शुभ हो।